17वीं बीपीएससी परीक्षा के लिए निबंध में बेहतर अंक प्राप्त करना अब आपके लिए चुनौतीपूर्ण नहीं होगा। निबंध में बेहतर अंक प्राप्त करने के लिए आपको जिन खास सुविधाओं की आवश्यकता हो सकती है वह हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं, जैसे इंटरेक्टिव क्लासेस। सभी कक्षाएं सीबीपी श्रीवास्तव सर के द्वारा ली जाएंगी। इन कक्षाओं में बीपीएससी निबंध के तीनों खंड शामिल होंगे। बिहार की लोकोक्तियों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसके अलावा आपको 100+ ऐसे के डिफरेंट टॉपिक्स मिलेंगे जो आपके निबंध लेखन शैली को और भी बेहतर बनाएगा। दोस्तों, इन सभी टॉपिक के अलग से सिनॉप्सिस भी आपको उपलब्ध कराए जाएंगे, जिससे आपको निबंध लिखने में बेहतर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो पाए। साथ ही साथ समय समय पर आपका मॉक टेस्ट भी लिया जाएगा, जिससे आपके लेखन क्षमता का आकलन किया जा सके। दोस्तों, इसके अलावा 1-to-1 मेंटरशिप की सुविधा भी उपलब्ध होगी, जिनमें प्रत्येक स्टूडेंट श्रीवास्तव सर से सीधे कनेक्ट हो सकते हैं और उनसे अपने सुझाव प्राप्त कर सकते हैं। डिस्कवरी एकेडमी एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप इन खास सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं हमारे साथ जुड़कर। गुड मॉर्निंग। 17वीं बीपीएससी परीक्षा के लिए हम लोग पिछले कक्षा में हम लोगों ने बात की थी कि निबंध क्या होता है और क्या लिखना चाहिए, क्या उसकी आवश्यकता है, शासन व्यवस्था में निबंध की जरूरत क्यों है, कितने तरह के निबंध बीपीएससी पूछ रही है, खंड 1 खंड 2 में क्या है, खंड 3 में लोकोक्तियां मुहावरों से संबंधित निबंध कैसे पूछे जा रहे हैं, इनकी बात कर रहे थे हम लोग। तो जितने लोग लाइव जुड़े हैं हमारे साथ और जो लोग मेरे सामने हैं, उन सभी को ध्यान में रखते हुए आज से हम लोग टॉपिक्स की शुरुआत कर रहे हैं और एक एक करके हम लोग अलग अलग टॉपिक्स पर बात करेंगे। साथ साथ यह भी लिखने का प्रयास करेंगे क्लास में ही कि आप कैसे उस पर्टिकुलर टॉपिक पर निबंध अगर लिखना हो तो क्या उसकी आवश्यकता है, कैसे आवश्यकता है, क्या आवश्यकता की पूर्ति कैसे होगी, राइट। तो सबसे पहला, कल भी मैंने कहा था लेक्चर में कि थीम को लेकर हमें शुरुआत करनी है। कोई एक ब्रॉड थीम पहले ले लेना है और उस थीम के अनुरूप हमें पहले उसकी समझ विकसित करनी है और उस समझ के आधार पर यह देखा जाएगा कि क्या उससे कोई निबंध पूछा गया है या भविष्य में निबंध क्या पूछा जा सकता है उस थीम पर। यह उसके आधार पर फिर हम एक एक करके टॉपिक की फॉर्मेटिंग करेंगे और यह तय करेंगे कि उसमें निबंध में क्या लिखा जाएगा। तो थीमेटिक, कल भी मैंने कहा है कि थीमेटिक चीजों पर अगर पहले हम विचार कर लें, सबसे पहला लाभ या सबसे बड़ा लाभ जो उसका होता है वह यह होगा कि आपकी एक अंडरस्टैंडिंग, ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग, बहुत व्यापक स्तर पर उसकी एक अंडरस्टैंडिंग बनेगी, राइट। और उस अंडरस्टैंडिंग के बनने के बाद हम उसमें से आइडेंटिफाई कर सकते हैं टॉपिक्स को और फाइंड आउट कर सकते हैं कि अमुक जो विषय है, अमुक जो टॉपिक है, उसमें हम इन पूरे ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग से कौन सी बात निकालकर इस टॉपिक में लिखें, कौन सी बात निकालकर इस टॉपिक में लिखें। यह इसका उद्देश्य है। इसी उद्देश्य से हम लोगों की कक्षा संचालित रहेगी और मुझे लग रहा है कि अगर हम 10, 20, 25, 50 थीम्स डिस्कस कर लें और उसमें से अगर हमने 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 टॉपिक्स भी कवर कर लिए तो इतना कवरेज हो जाएगा कि आप किसी भी प्रकार का निबंध लिख सकेंगे और अच्छे अंक ला सकेंगे। दैट इज व्हाट आई हैव द आइडिया बिहाइंड दिस। और इसी आधार पर हम थीमेटिक चीजों पर बात करेंगे। तो आज का जो थीम है वह लोकतंत्र है। डेमोक्रेसी। क्योंकि शासन व्यवस्था, प्रशासन, राज व्यवस्था का जो खंड है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है प्रशासनिक दृष्टि से, क्योंकि आपको संविधान के दायरे में, कानून के दायरे में रहकर काम करना है। आप एक प्रशासक बनने वाले हैं, इसलिए प्रशासन और शासन व्यवस्था की बुनियाद की समझ हमारे पास अवश्य होनी चाहिए। तो भारत की जो शासन व्यवस्था है वह लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है। इसलिए पहला थीम चुनने के पीछे तर्क यही था कि जो शासन व्यवस्था की नींव है, जो उसकी आधारशिला है, उस पर पहले अगर हम बात कर लें
तो हमारे भविष्य में हमारे लिए अन्य थीम्स को पकड़ना तुलनात्मक रूप से सरल होगा। राइट। लोकतंत्र सबने, मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों ने, जो आप लोग हैं सामने, बहुत सारे लोगों ने पढ़ रखा होगा या थोड़ी बहुत जानकारी अवश्य होगी। अब हम लोकतंत्र को जब परिभाषित करना चाहें तो हमें समझना क्या क्या है, यह निबंध कैसे लिखा जाएगा, क्या इसमें पढ़ा जाएगा, क्या नहीं पढ़ा जाना चाहिए, क्या छोड़ेंगे, ये सारी बातें कर ले हम लोग। तो एक स्ट्रक्चर पहले मैं बनाता हूं इसका कि इसमें हम लोग करेंगे क्या। तो सबसे पहले लोकतंत्र का अर्थ, उसकी संकल्पना, उसकी परिभाषा, इस पर बात करनी है हमें। दूसरा है लोकतंत्र स्थापना की प्रक्रिया क्या है, जिसको कहते हैं लोकतंत्रीकरण या डेमोक्रेटाइजेशन। तीसरा है कि विश्व स्तर पर लोकतंत्र की लहरें, वेव्स, मतलब लोकतंत्र कैसे कैसे प्रचारित हुआ विश्व स्तर पर, इसकी बात करेंगे। इसके बाद करना है भारत में लोकतंत्र कैसा है, उसका स्वरूप कैसा है, उसकी प्रकृति कैसी है। राइट। इसके बाद लोकतांत्रिक शासन में बदलती प्रवृत्तियां क्या है, बदलती प्रवृत्तियां कौन सी हैं, विशेषकर आर्थिक उदारीकरण के बाद। इसके बाद देखना है लोकतांत्रिक शासन की उपलब्धियां, चुनौतियां क्या है, यह देखना है। मूल्यांकन जिसको हम कहते हैं। इवैल्यूएशन करना है, कैसे काम कर रहा है लोकतंत्र, क्या किया हमने, क्या नहीं किया। इतनी बातों पर अगर हम गौर करें तो हम आसानी से उसको समझ सकते हैं कि लोकतंत्र क्या है और कैसे काम कर रहा है। सबसे पहले हम लोग लोकतंत्र का अर्थ या उसकी संकल्पना या उसकी परिभाषा पर गौर करते हैं। राइट। ये आप नोट कर लीजिए, या आप नोट कर लीजिए कि हमारा जो ढांचा है, लोकतंत्र का जो थीम है, उसमें हमारे पढ़ने की संरचना क्या होगी। लोकतंत्र का अर्थ, संकल्पना या परिभाषा, लोकतंत्र स्थापना की प्रक्रिया जिसको हम लोकतंत्रीकरण कहते हैं, वह विश्व स्तर पर होने वाले, विश्व स्तर पर लोकतंत्र की अब तक कितनी लहरें, वेव्स कैसे कैसे आई हैं, क्या क्या उसमें परिवर्तन हुआ है, क्यों लोकतंत्र की मांग बढ़ी है विश्व स्तर पर, कहां कहां किन किन क्षेत्रों में बढ़ी है, ये सारी बातें उसमें कवर करेंगे। भारत में लोकतंत्र का स्वरूप, उसकी प्रकृति कैसी है, संविधान में किस तरीके से लोकतंत्र को रखा गया है। इसके अलावा लोकतांत्रिक शासन में बदलती प्रवृत्तियां क्या रही हैं अब तक, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से हमने किस तरीके से लोकतंत्र की प्रवृत्तियों में परिवर्तन देखा है। खासतौर से 90 के दशक में उदारीकरण, आर्थिक उदारीकरण और वैश्वीकरण की प्रक्रियाओं के
आरंभ होने के बाद हमने क्या परिवर्तन देखा है इसमें, इसके बाद लोकतांत्रिक शासन का जो उपलब्धियां हैं या चुनौतियां हैं या उनका मूल्यांकन है, यह देखना हमारा उद्देश्य है अभी के इस टॉपिक में। इतना कवर अगर कर लेते हैं तो हम कई सारे टॉपिक्स पर कवर कर लेंगे। जैसे मेरे सामने कुछ टॉपिक्स आए हुए हैं, जैसे भारतीय लोकतंत्र कहां जा रहा है, एक टॉपिक यह है। दूसरा टॉपिक है हमने लोकतांत्रिक व्यवस्था से क्या सीखा। तीसरा है लोकतंत्र में मीडिया का दायित्व। चौथा है भारत का प्रजातंत्र किस हद तक अपना उद्देश्य पूरा कर पाया है। पांचवा है न्यायिक सक्रियता और भारत का लोकतंत्र। ऐसे कुछ टॉपिक्स ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं निबंध में अलग अलग जगहों पर। तो ये जो 4-5 टॉपिक्स हैं ये तो है ही, इसके अलावा भी हम कोशिश करेंगे यह ढूंढने की कि और कौन से टॉपिक ऐसे हो सकते हैं जिनसे हमसे निबंध लोकतंत्र को आधार बनाकर पूछा जा सकता है। ये ध्यान में रखने की जरूरत है, इस आधार पर हम उसका अध्ययन करेंगे। राइट, ये नोट कर लिया। अब एक एक करके हम लोग बात करें कि पहले लोकतंत्र का अर्थ, उसकी परिभाषा या उसकी संकल्पना क्या है। तो लोकतंत्र को हम एक तरीके से करें कि तंत्र है यह, दैट इज सिस्टम, और लोग है दैट इज जनता, पीपल। तो जनता का तंत्र है, इसका मतलब है कि शासन व्यवस्था की एक बात कर रहा है, राज व्यवस्था की एक बात कह रहा है कि लोकतंत्र एक प्रकार की राज व्यवस्था है। इट्स ए काइंड ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर, और यह राज व्यवस्था जनता से निर्मित है। इसका मतलब कि जनता की भूमिका शासन व्यवस्था या राज व्यवस्था की स्थापना में सबसे अधिक है। तो एक तो यह हो गया। दूसरा क्या है कि अगर हम दूसरे संदर्भ में परिभाषित करें, यह जो संदर्भ है तो राजनीतिक संदर्भ है, अगर हम दूसरे संदर्भ में परिभाषित करें तो दूसरा संदर्भ उसका गवर्नेंस का संदर्भ हो सकता है, शासन प्रशासन का संदर्भ हो सकता है। ठीक है, राजनीतिक संदर्भ में अगर हम इसको देखें तो यह एक राजनीतिक व्यवस्था के तौर पर दिखाई देती है जिसमें जनता की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। लेकिन अगर हम शासकीय संदर्भ में देखें, गवर्नेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो गवर्नेंस का जो उद्देश्य है वह चाहे विधायन हो, चाहे कार्यान्वयन हो, चाहे अधिनिर्णयन हो, मतलब विधि बनाना हो, विधियों को लागू करना हो या विवादों का समाधान करना हो, किसी भी तरीके से अगर हम शासन व्यवस्था की बात करें तो शासन व्यवस्था का कार्य समस्याओं का समाधान करने के लिए निर्णय लेना है। तो निर्णयन किस प्रकार होता है, इसके आधार पर हम लोकतंत्र को समझ सकते हैं कि जनता की सहभागिता निर्णयन में कैसी है, यह देखा जा सकता है अगर हम शासन के संदर्भ में लोकतंत्र को परिभाषित करते हैं तब। इसका अर्थ है कि लोकतंत्र की संकल्पना राजनीतिक रूप से अलग होगी, शासन की दृष्टि से अलग होगी। ऑब्वियसली दोनों आपस में संबंधित हैं, बहुत गहराई से अंतरंग रूप से संबंधित हैं, लेकिन इसके बावजूद हम दोनों को अलग अलग करके उसकी परिभाषा अलग अलग स्तरों पर, अलग अलग आधारों पर दे सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ी सी बात मैं लिखवाता भी चलूंगा आपको, ताकि आपके पास कॉपी पर अगर कोई चीज रहेगी तो आपको समझने में आसानी होगी। राइट, तो पहला वाक्य, हम पहला पैराग्राफ ये लिख सकते हैं कि लोकतंत्र को मुख्यतः 2 संदर्भों में परिभाषित किया जा सकता है। लोकतंत्र को मुख्यतः 2 संदर्भों में परिभाषित किया जा सकता है। राजनीतिक संदर्भ में लोकतंत्र जनता द्वारा स्थापित एक राजनीतिक व्यवस्था है। राजनीतिक संदर्भ में लोकतंत्र जनता द्वारा स्थापित एक राजनीतिक व्यवस्था है जिसमें जनता अपने स्वतंत्र विचारों से
सरकार का निर्माण करती है। जनता अपने स्वतंत्र विचारों से सरकार का निर्माण करती है। दूसरी ओर लोकतंत्र को शासन के संदर्भ में भी परिभाषित किया जा सकता है। लोकतंत्र को शासन के संदर्भ में भी परिभाषित किया जा सकता है। उल्लेखनीय है कि शासन का मुख्य कार्य समस्याओं के समाधान के लिए निर्णयन है। शासन का मुख्य कार्य समस्याओं के समाधान के लिए निर्णय लेना है या निर्णयन है। निर्णयन में जन सहभागिता की दृष्टि से या निर्णयन में जन सहभागिता के आधार पर लोकतंत्र को परिभाषित किया जा सकता है। लोकतंत्र को परिभाषित किया जा सकता है। अतः लोकतंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें निर्णयन में जनता की सहभागिता होती है। उसी चीज का निचोड़ कर दे कि राजनीतिक व्यवस्था के रूप में लोकतंत्र और शासन व्यवस्था के रूप में लोकतंत्र। जनता के स्वतंत्र विचारों से सरकार का गठन। और यहां हो गया निर्णयन में जनता की भागीदारी। तो जो हमने लिखा उसका निचोड़ है यह। इसको स्केच कर दे कि हमने दो संदर्भ में परिभाषित किया ना अभी कि राजनीतिक व्यवस्था के रूप में लोकतंत्र क्या है और शासन व्यवस्था के रूप में लोकतंत्र क्या है। तो जो हमने अभी लिखा उसी का निचोड़ कर दे, स्केच बना दे, तो इस रूप में हम लोकतंत्र को समझ सकते हैं कि लोकतंत्र एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें जनता अपने स्वतंत्र विचारों से सरकार का चुनाव करती है, सरकार का गठन करती है। और दूसरा कि जब सरकार गठित हो जाती है तो समस्याओं के समाधान के लिए जो वह निर्णयन करेगी उसमें जनता की सहभागिता होगी। यह जो सहभागिता है, यह सहभागिता प्रत्यक्ष हो सकती है या अप्रत्यक्ष हो सकती है। तो आगे एक पैराग्राफ में लिखें कि निर्णयन में जन सहभागिता के आधार पर लोकतंत्र के दो स्वरूपों की पहचान की जा सकती है। निर्णयन में जन सहभागिता के
आधार पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष में क्या हो गया कि कोई भी प्रस्ताव, शासन का कोई भी कार्य, विधि बनाने का, लागू करने का कोई भी कार्य है, तो शासन के 3 कार्य हैं किसी भी शासन व्यवस्था की। पहला कार्य है विधायन, लेजिस्लेशन, कानून बनाना। दूसरा है कार्यान्वयन, कानूनों को लागू करना, उनको व्यवहारिक बनाना। और तीसरा है अधिनिर्णयन, एडजुडिकेशन, कि जब कानून को लागू किया जाएगा तो बहुत स्वाभाविक है कि उसमें कई प्रकार के विवाद उत्पन्न होते हैं, उन विवादों का समाधान करना। तो कार्य कोई भी हो, अगर जनता से पूछा जाएगा कि आप यह कार्य हमें करने देना चाहते हैं या नहीं, तो जनता से मतदान कराया जाएगा। अगर मतदान में प्रत्यक्ष सहभागिता हो रही है उसकी, तो उसको हम प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहेंगे। अर्थात कोई भी कार्य करने के पूर्व जनता से मतदान के माध्यम से स्वीकृति लेने वाली जो प्रणाली होगी, वह प्रत्यक्ष लोकतंत्र की प्रणाली कही जाएगी, जिसमें जनमत संग्रह सुना होगा कि जनमत संग्रह बहुत महत्वपूर्ण है। तो जनमत संग्रह करके हम प्रत्यक्ष लोकतंत्र की स्थापना करते हैं। इसका मतलब यह हो गया कि इसमें अगर लिखें हम किसी प्रस्ताव को के अनुमोदन या कार्यान्वयन के पूर्व जनता की स्वीकृति प्राप्त होनी चाहिए, यह प्रत्यक्ष लोकतंत्र का मूल तत्व है। इसके लिए हम करते क्या है, एक है रेफरेंडम, दूसरी है पहल, इनिशिएटिव, और तीसरी है व्युत्क्रम। रिवर्स रेफरेंडम। ये 3 प्रक्रियाएं हैं जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र में दिखाई देती हैं हमें। ठीक है, जनमत संग्रह क्या है? किसी प्रस्ताव पर जनता द्वारा प्रत्यक्ष मतदान से उसकी स्वीकृति या अस्वीकृति। ठीक है, यह जनमत संग्रह कि कोई भी प्रस्ताव होगा उस पर जनता स्वीकार करे या नहीं करे, या जनता अपने मतदान से सिद्ध करेगी। राइट। पहल जो है किसी प्रस्ताव पर जनमत संग्रह कराने या
नहीं कराने के लिए जनसंख्या के एक न्यूनतम भाग से स्वीकृति सामान्यतः 10%। कि अगर हमें किसी प्रस्ताव पर जनमत संग्रह कराएं, जैसे उदाहरण के तौर पर कि अगर भारत प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता मान लें, और भारत को समान नागरिक संहिता बनानी होती, तो समान नागरिक संहिता बनानी है या नहीं, क्या इस पर जनमत संग्रह होना चाहिए? समान नागरिक संहिता बनाने के प्रस्ताव पर जनमत संग्रह होना चाहिए या नहीं, यह तय करने के लिए जो मतदान होगा वह प्रक्रिया हो गई पहल या इनिशिएटिव, जिसमें एक न्यूनतम प्रतिशत जनसंख्या का मतदान करना चाहिए, जो सामान्य रूप से 10% होता है, राइट। तो 10% जनसंख्या या न्यूनतम जनसंख्या के अनुमोदन से हम पहले यह तय करेंगे कि हम इस प्रस्ताव पर जनमत संग्रह कराएं या नहीं कराएं। जब पहल की प्रक्रिया हो गई तब जनमत संग्रह होगा और उसमें देखा जाएगा कि जनता प्रत्यक्ष रूप से किसी चीज को स्वीकार करती है या अस्वीकार करती है, राइट। जब जनमत संग्रह हो गया, अब क्या है कि तीसरी एक प्रक्रिया है व्युत्क्रम जनमत संग्रह, रिवर्स रेफरेंडम। कि अगर हमने किसी व्यक्ति को किसी प्राधिकारी का निर्वाचन करके उसको भेज दिया है, अब हम उसको वापस बुलाना चाहते हैं, तो रिवर्स रेफरेंडम करते हैं, जिसको राइट टू रिकॉल भी कहते हैं, कि उसको वापस कर लिया हमने, किसी प्रस्ताव को समाप्त करने के लिए हमने जनमत संग्रह करा दिया। यह प्रत्यक्ष लोकतंत्र का एक प्रक्रिया है। तो मुख्य प्रक्रिया हो गई पहल और जनमत संग्रह, यह प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। विश्व में प्रत्यक्ष लोकतंत्र एज सच राष्ट्र के स्तर पर नहीं है कोई। कुछ जगहों पर कुछ राष्ट्रों में जनमत संग्रह जैसी प्रक्रियाएं होती हैं, जैसे सुना होगा ब्रिटेन में ब्रेक्जिट जो प्रक्रिया थी, यूरोपीय संघ से ब्रिटेन जब बाहर हुआ तो जनमत संग्रह कराया गया था। तो कुछ राष्ट्रों में जनमत संग्रह का प्रावधान है, लेकिन वास्तविक रूप में जिसको हम सही मायने में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहना चाहते हैं या कहेंगे, ऐसा कोई देश राष्ट्र नहीं है वर्तमान विश्व में। लेकिन निर्णयन में जन भागीदारी अगर प्रत्यक्ष है, सीधे जनता विधि निर्माण के लिए प्रस्ताव पारित करने नहीं करने के लिए अगर अपनी राय रख रही है, तो उस लोकतंत्र को हम प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। किस आधार पर? यहां है निर्णयन में जन सहभागिता के आधार पर, उसको प्रत्यक्ष कहा। अब अप्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या है कि जिसमें जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है और प्रतिनिधि उसके जो होंगे वो जनता की ओर से निर्णय करेंगे। जैसे हमारा लोकतंत्र है भारत का, प्रतिनिधि लोकतंत्र कहते हैं उसको, ठीक है। इसमें एक वाक्य और लिख सकते हैं हम प्रत्यक्ष लोकतंत्र में, यहीं पर लिख सकते हैं कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र को सहभागी लोकतंत्र पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी भी कहा जाता है। इट इज ऑल्सो नोन एज पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी। उस रूप में भी हम इसको परिभाषित कर सकते हैं। नोट कर लीजिए इसको। अब प्रत्यक्ष लोकतंत्र की जहां तक बात आ रही है,
अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की बात करें तो निर्णयन में जनता की अप्रत्यक्ष भागीदारी, जैसे जनता अपने स्वतंत्र विचारों से प्रतिनिधियों का चुनाव करती है और प्रतिनिधि निर्णयन में सहभागी होंगे। जनता जो है सबसे पहले प्रतिनिधियों का चुनाव करेगी और वह निर्णयन में सहभागी होगा। यह देखा जाएगा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में। इसलिए इसको हम इसे प्रतिनिधि लोकतंत्र रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी कहा जाता है। तो एक डेमोक्रेसी हो गई पार्टिसिपेटरी, एक हो गई रिप्रेजेंटेटिव। तो भारत बहुत अच्छा उदाहरण है, रेदर सर्वोत्तम उदाहरण है प्रतिनिधि लोकतंत्र का। यहां हम किसी भी कीमत पर जनमत संग्रह या पहल जैसी प्रक्रियाओं का प्रयोग नहीं करते। तो जनता अपने स्वतंत्र विचारों से जनप्रतिनिधियों का चुनाव करती है और जनप्रतिनिधि जनता की ओर से शासन के संबंध में निर्णय लेते हैं, लेने का कार्य करते हैं, उसमें सहभागी होते हैं। तो हमने दो बातें पढ़ी अब तक, निचोड़ करें अब तक जो पढ़ा, जो अब तक पढ़ा लिखा जो भी है वो क्या है। बहुत सारी चीजें मैंने बोर्ड पर लिख दी हैं ताकि आपको नोट डाउन करने में आसानी हो। कुछ चीजें मैंने लिखवा दी हैं। जैसे हमने दो बातें पढ़ी अब तक कि लोकतंत्र को हम दो संदर्भों में परिभाषित कर सकते हैं, राजनीतिक और शासकीय, पॉलिटिकल एंड गवर्नेंस। तो राजनीतिक संदर्भ में लोकतंत्र एक राजनीतिक व्यवस्था है जिसमें जनता अपने स्वतंत्र विचारों से सरकार का चुनाव कर सरकार का गठन करती है। दूसरी तरफ शासन के संदर्भ में लोकतंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें जनता निर्णयन में सहभागिता सुनिश्चित करती है। जब निर्णयन में सहभागिता होगी तो उस सहभागिता के आधार पर हम दो प्रकार के लोकतंत्रों की पहचान कर सकते हैं, एक है प्रत्यक्ष, दूसरा है अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में किसी भी प्रस्ताव पर काम करना है नहीं करना है, यह कार्य तभी होगा जब जनता उसको स्वीकार करेगी। अगर जनता ने अस्वीकार कर दिया है तो वह कार्य नहीं होगा। अर्थात हम सबसे पहले काम यह क्या करेंगे कि अगर किसी प्रस्ताव पर जनमत संग्रह कराना है या नहीं कराना, यह देखा जाएगा। अगर जनमत संग्रह कराना है तो क्या होगा, तो किसी प्रस्ताव पर जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से मतदान करके उसको स्वीकार या अस्वीकार किया जाता है। और किसी प्रस्ताव पर जनमत संग्रह कराना है या नहीं कराना है, इसके लिए भी हम प्रत्यक्ष मतदान कराते हैं जनता से। लेकिन वह मतदान करने वाली जो जनता होगी वह कुल जनसंख्या का एक न्यूनतम प्रतिशत होती है, जो सामान्यतः 10% मानते हैं हम। ऐसी स्थिति में उस न्यूनतम जनसंख्या या भाग से हमने मतदान करा के यह तय कर लिया कि हम जनमत संग्रह उस प्रस्ताव पर कराएंगे अथवा नहीं। उसके बाद जनमत संग्रह करा के हम उसको स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है जनता, और तब हम उसकी दिशा में कार्य करेंगे। तीसरा है कि अगर किसी प्राधिकारी का निर्वाचन हो गया है और जनता संतुष्ट नहीं है तो व्युत्क्रम जनमत संग्रह करा के राइट टू रिकॉल से हम उसको वापस बुला सकते हैं
और जनता प्रावधान है कहीं पर। दूसरी बात हमने यह कही कि चूंकि निर्णयन में सीधे सहभागिता है जनता की, इसलिए इसको हम प्रत्यक्ष लोकतंत्र को हम सहभागी लोकतंत्र की संज्ञा भी देते हैं, पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी भी कहते हैं उसको, राइट। विश्व के स्तर पर यह भी बताया मैंने आपको कि विश्व के स्तर पर कोई भी प्रत्यक्ष लोकतंत्र वास्तविक अर्थों में नहीं है, लेकिन कुछ राष्ट्र ऐसे हैं जहां पर जनमत संग्रह कराया जा सकता है। तो कुछ प्रक्रियाएं हमें दिखाई देती हैं, जिसका एक उदाहरण मैंने दिया आपको, ब्रेक्सिट, कि ब्रिटेन जब यूरोपीय संघ से बाहर हो रहा था तो हमने जनमत संग्रह कराया था। जहां तक भारत की बात है, भारत अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का सर्वोत्तम उदाहरण है, अर्थात यहां किसी भी कीमत पर कानून के दायरे में रहते हुए हम जनमत संग्रह नहीं करा सकते भारत में। अब अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का अर्थ क्या हो गया कि जनता अपने स्वतंत्र विचारों से अपने प्रतिनिधियों का चुनाव कर रही है और ये प्रतिनिधि जनता की ओर से निर्णयन में सहभागी होते हैं और निर्णय लेते हैं कि करना क्या है क्या नहीं करना। इसको कहा जाएगा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। चूंकि इसमें प्रतिनिधियों की भूमिका सबसे अधिक होती है, इसलिए इसको हम प्रतिनिधि लोकतंत्र या रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का भी नाम देते हैं। क्लियर है? यह पहला अर्थ था कि लोकतंत्र की संकल्पना, परिभाषा क्या है, यह हमने पढ़ा, पहला टॉपिक। अब है कि लोकतंत्र की स्थापना की प्रक्रिया क्या है, लोकतंत्रीकरण क्या है। इसको ऐसे समझे कि लोकतंत्र में जनता सबसे महत्वपूर्ण है, व्यक्ति, और व्यक्ति जब प्रकृति में जन्म लेता है तो वह स्वतंत्र होता है या स्वच्छंद होता है, अर्थात व्यक्ति की स्वतंत्रता उसका प्राकृतिक अधिकार है और लोकतंत्र उसी प्राकृतिक अधिकार की रक्षा करने के लिए उत्तरदायी है, राइट। इसका मतलब यह हुआ कि लोकतंत्रीकरण में व्यक्ति के अधिकार की रक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। तो लोकतंत्रीकरण एक ऐसी प्रक्रिया होगी जो उस शासन व्यवस्था से हटाने का प्रयास करेगी जहां व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा तुलनात्मक रूप से कम होती है और उस दिशा में ले जाने का प्रयास करेगी जहां ऐसे अधिकारों का संरक्षण अधिक होता हो। तो किन शासन व्यवस्थाओं में ऐसा होगा, थोड़ा सा इससे अलग हटते हैं। इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करें कि तीन तरह की शासन व्यवस्थाएं हो सकती हैं विचारधारा के आधार पर। एक है उदारवादी, जिसमें लोकतंत्र शासन व्यवस्था है, अर्थात इसमें व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा होती है। इसका मतलब है कि व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकारों या स्वतंत्रता का संरक्षण होता है या नहीं, इसको ध्यान में रखना है। यह संदर्भ है, इसका कॉन्टेक्स्ट है कि अगर उदारवादी विचारधारा पर कोई तंत्र बनाया गया है जो लोकतंत्र है, तो वह व्यक्ति के अधिकारों का, व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए उत्तरदायी होगा। तो उदारवादी विचारों पर आधारित जो शासन व्यवस्था है वो लोकतांत्रिक होती है।
जब एक दलीय शासन होगा, साम्यवादी, जैसे चीन है, जैसे सोवियत संघ था, वहां पर सत्ता होगी एक जगह संकेंद्रित। यहां सत्ता का विकेंद्रीकरण है, यहां सत्ता का संकेंद्रण है और एक दल तक सीमित है, एक व्यक्ति नहीं, एक दल पर सीमित है। तो वह अधिनायकवादी हो गया, जैसे साम्यवादी शासन, जैसे चीन। और एक हो गया सर्वसत्तावादी है, कि एक ही व्यक्ति में सारी शक्तियां संकेंद्रित हैं। वह या तो निरपेक्ष राजतंत्र हो सकता है, एब्सोल्यूट मोनार्की, या तानाशाही हो सकती है। तो अगर हम तीनों की तुलना करें तो व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा की समस्या, सबसे गंभीर समस्या यहां होगी, उसके बाद यहां होगी, और सबसे आसानी से रक्षा कहां होगी? उदारवाद में। का मतलब है कि जब हम लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया पर गौर करेंगे तो लोकतंत्रीकरण क्या होगा कि सत्तावादी, अधिनायकवादी या सर्वसत्तावादी, दोनों सत्तावाद है, कि सत्तावादी शासन व्यवस्था से उदारवादी शासन व्यवस्था की ओर उन्मुख होने वाली प्रक्रिया को लोकतंत्रीकरण कहते हैं। सत्तावादी का मतलब है अधिनायकवादी प्लस सर्वसत्तावादी, दोनों, कि सत्तावादी शासन व्यवस्थाओं से उदारवादी शासन व्यवस्थाओं की ओर जाने वाली प्रक्रिया को हम लोकतंत्रीकरण की संज्ञा देते हैं। राइट, इसको लिखिए, ये तो बना लीजिए आप। अब यहां लोकतंत्रीकरण की परिभाषा लिखिए। सत्तावादी शासन व्यवस्थाओं, सत्तावादी के ब्रैकेट में दोनों लिखेंगे, अधिनायकवादी या सर्वसत्तावादी। सत्तावादी शासन व्यवस्थाओं से उदारवादी शासन व्यवस्थाओं की ओर उन्मुख होने वाली प्रक्रिया को लोकतंत्रीकरण कहते हैं। विचारधारा के संदर्भ में क्या हो गया? लोकतंत्रीकरण है, क्या है? सत्तावाद से उदारवाद। अब शासन व्यवस्था के संदर्भ में क्या है? एक दलीय शासन या निरपेक्ष राजतंत्र या तानाशाही से लोकतांत्रिक शासन। इसको कहेंगे लोकतंत्रीकरण। इन दो आधारों पर हम इसकी व्याख्या कर सकते हैं, दो संदर्भों में। शासन के संदर्भ में किस शासन व्यवस्था से किस शासन व्यवस्था में, और विचारधारा के संदर्भ में किस विचारधारा से किस विचारधारा की। तो सत्तावाद से उदारवाद है तो लोकतंत्रीकरण है, और तानाशाही राजतंत्र से एक दलीय शासन से हटकर लोकतांत्रिक है तो वह लोकतंत्रीकरण है। ये दो तरह के संदर्भों में हम लोकतंत्रीकरण को परिभाषित कर सकते हैं। अब लोकतंत्रीकरण के चरण है, कैसे होगा लोकतंत्रीकरण? पहला चरण है इसको कहा जाएगा स्वतंत्रता।
संक्रमण, समेकन, कंसोलिडेशन, यह है ट्रांजिशन, यह है लिबरेशन। एलटीसी, लिबरेशन, ट्रांजिशन, कंसोलिडेशन, 3 चरणों में लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया पूरी होती है। इसमें लिखिए एक वाक्य स्वतंत्रता वाले लिबरेशन, देखिए पहले चरण में सत्तावादी शासन व्यवस्था की समाप्ति की जाती है, होती है। पहले चरण में सत्तावादी शासन की समाप्ति होती है, अर्थात ऐसे शासकों को अपदस्थ कर दिया जाता है, ऐसे शासकों को अपदस्थ कर दिया जाता है, राइट। दूसरा है संक्रमण। लोकतंत्रीकरण के इस चरण में, लोकतंत्रीकरण के इस चरण में जन सहभागिता से, जन सहभागिता से लोकतांत्रिक सरकार का गठन किया जाता है। जन सहभागिता से लोकतांत्रिक सरकार का चयन और गठन किया जाता है। और तीसरा है समेकन, कंसोलिडेशन। देखिए किसी भी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में, किसी भी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में लोकतंत्रीकरण का यह चरण, लोकतंत्रीकरण का यह चरण सदैव विद्यमान होता है, सदैव विद्यमान होता है, क्योंकि इस चरण में लोकतांत्रिक सरकार से, लोकतांत्रिक सरकार को जवाबदेह और उत्तरदायी बनाए रखा जाता है, जवाबदेह और उत्तरदायी बनाए रखा जाता है, राइट। ये 3 चरण हो गए लोकतंत्रीकरण के। अब हमें देखना है, हमने ये भी टॉपिक कर लिया। अब क्या है, विश्व स्तर पर लोकतंत्र की लहरें, राइट। पहली लहर है 18वीं शताब्दी में मुख्यतः उपनिवेशवाद या राजतंत्रों, अमेरिकी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति, ये पहली लहर है। दूसरी लहर है
20वीं शताब्दी मुख्यतः यहां कह सकते हैं इसका जो क्षेत्र था वह अमेरिका और यूरोप है। ठीक, उपनिवेशवाद के विरुद्ध अफ्रीकी एशियाई देशों में भारत सहित ये दूसरी लहर है। तीसरी लहर है, इसको कहा जा सकता है 1974 तक, 1900 से लेकर 1974 तक। यहां हो गया उन्नीस सौ चौहत्तर में पुर्तगाल में कार्नेशन क्रांति, सत्ता परिवर्तन, मतलब सत्तावाद से उदारवाद के उपरांत। ठीक है, जैसे अभी हम यह कहें कि ये चला कब तक, 1990 के दशक के आरंभ तक। तो विश्व में तीन लहरें तो हमें स्पष्ट रूप से दिखती हैं, राइट। इन तीन लहरों को देखते हुए अगर हम यह कहें कि विश्व स्तर पर लोकतंत्र की जो डिमांड है वह 18वीं शताब्दी से ही चली आ रही है और धीरे धीरे उसने जोर पकड़ लिया है, और 90 के दशक और उसके बाद तो उसकी डिमांड तेजी से विश्व स्तर पर बढ़ी है। तो लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया की डिमांड बहुत तेजी से उस दौरान बढ़ी जब उदारीकरण और वैश्वीकरण का दौर शुरू हुआ है। वो हम आगे चर्चा करेंगे कि बदलती प्रवृत्तियां उसकी क्या है। अभी हम इन तीन लहरों की बात करेंगे। हालांकि कुछ ऐसा विद्वान कह सकते हैं कि जो चौथी लहर है वह 1990 के दशक के बाद आरंभ हुई है, जिसमें हम सरकारों को अधिक जवाबदेह और उत्तरदायी, पारदर्शी बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। लेकिन ऐतिहासिक दृष्टि से अगर देखें तो तीन लहरों की पहचान की जा सकती है। 18वीं शताब्दी में मुख्यतः अमेरिका और यूरोप में जो उपनिवेशवाद या राजतंत्र के विरोध में था और लोकतंत्र की मांग बढ़ी। 20वीं शताब्दी में अफ्रो एशियन जो नेशंस हैं, जहां ब्रिटिश उपनिवेश सबसे अधिक थे, तो उपनिवेशवाद के विरुद्ध, उपनिवेशवाद है वह भी सत्तावादी होगा, अधिनायकवादी। तो 20वीं शताब्दी में अफ्रो एशियाई क्षेत्र में हमने उपनिवेशवाद के विरुद्ध लोकतंत्र की मांग की और बहुत सारे राष्ट्र उसमें स्वतंत्र हुए 1940-50 के दशक में, इंक्लूडिंग आवर ओन कंट्री इंडिया इन 1947। यह जो कार्य हुआ यह होता रहा 1974 तक। 1974 में एक राजनीतिक क्रांति हुई पुर्तगाल में, कार्नेशन रिवॉल्यूशन, और वहां से फिर अगर हम देखें तो लोकतंत्र की एक नई लहर उत्पन्न हुई है, जिसमें सरकार को अधिक जवाबदेह बनाने वाली बात आई है। सरकार की जवाबदेही में वृद्धि की लहर है कि मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट्स वे आर मेड मोर एंड मोर रेस्पॉन्सिबल इन दिस थर्ड वेव ऑफ द डेमोक्रेसी, राइट। ये तीन लहरें हैं विश्व स्तर पर। अब इसके बाद क्या है कि लोकतांत्रिक शासन में, यहां पर भारत में लोकतंत्र चलने करने के पहले हम यह देख लें लोकतांत्रिक शासन में बदलती हुई प्रवृत्तियां क्या है। यह हमने कर लिया। जैसे अभी हमने कहा कि तीन लहरें लोकतंत्र की हुई,
चौथी लहर के रूप में हम आर्थिक उदारीकरण के बाद देख सकते हैं। है क्या कि लोकतंत्रीकरण को हमने कैसे परिभाषित किया कि सत्तावाद या अधिनायकवाद से, सर्वसत्तावाद या अधिनायकवाद से हटकर उदारवादी शासन व्यवस्था की ओर उन्मुख होने वाली प्रक्रिया को हम लोकतंत्रीकरण कहते हैं। ये तो लिखा ही है। अब हम इसमें उदारवाद जैसे शब्द आया तो हमने 1990-91 में आर्थिक उदारीकरण अपनाया, तो उदारवादी विचार हमारे सामने आ गए। तो बहुत स्वाभाविक है कि जब पूरे विश्व में आर्थिक उदारीकरण का प्रचार हुआ और वैश्वीकरण की बात की जाने लगी तो लोकतांत्रिक शासन में बहुत बड़े बदलाव देखे हमने। और वह बदलाव कैसे थे कि हमने बाजार की अर्थव्यवस्था में प्रवेश कर लिया, सभी राष्ट्रों ने, भारत सहित। हमने राष्ट्रों के साथ परस्पर संबंध बनाए, हमने अंतरनिर्भरता विकसित की, हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किए, संविदाएं की हमने राष्ट्रों के बीच, और हम एक दूसरे पर अंतरनिर्भर हो गए। और हमने वैश्वीकरण के कारण हमने शक्तियों की साझेदारी की, साझा निर्णयन पर बल दिया। ऐसा करके हमने लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया है और लोकतांत्रिक शासन में राज्य की भूमिका में बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला है हमें। इसको पहले लिखिए थोड़ा सा, एक पैराग्राफ, फिर आगे चलते हैं। इसमें लिखिए, यह विदित है कि लोकतंत्रीकरण अधिनायकवाद और सत्तावाद से, यह विदित है कि लोकतंत्र अधिनायकवाद और सत्तावाद से अलग हटकर उदारवादी शासन व्यवस्था की ओर उन्मुख होने वाली एक प्रक्रिया है। उदारवादी शासन व्यवस्था की ओर उन्मुख होने वाली एक प्रक्रिया है। राइट। विश्व स्तर पर हालांकि 18वीं शताब्दी से लेकर 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक, 18वीं शताब्दी से लेकर 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक लोकतंत्रीकरण की 3 लहरें देखी गई हैं। लोकतंत्रीकरण की 3 लहरें देखी गई हैं, लेकिन 1990 के दशक और उसके बाद, 1990 के दशक और उसके बाद लोकतंत्र की मांग में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। लोकतंत्र की मांग में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। राइट, पैरा कर लीजिए। 1991 में सोवियत संघ के विघटन और 1991 में सोवियत संघ के विघटन और शीत युद्ध की समाप्ति के बाद, 1991 में सोवियत संघ के विघटन और शीत युद्ध की समाप्ति के बाद वैश्वीकरण के लिए आर्थिक उदारीकरण की प्रक्रिया अपनाई गई। वैश्वीकरण के लिए आर्थिक उदारीकरण की प्रक्रिया अपनाई गई। इसके फलस्वरूप बाजार की अर्थव्यवस्था का क्षैतिज प्रसार हो गया। इसके फलस्वरूप बाजार की अर्थव्यवस्था का क्षैतिज प्रसार हो गया। राइट। इस कारण उपभोक्ता अधिकारों और व्यक्ति के अन्य अधिकारों का महत्व भी, इस कारण
उपभोक्ता अधिकारों और व्यक्ति के अन्य अधिकारों का महत्व भी अप्रत्याशित रूप से बढ़ गया। अप्रत्याशित रूप से बढ़ गया। इस दौरान यह भी देखा गया है कि निजीकरण के प्रसार के कारण कई अवसरों पर शोषणकारी प्रवृत्तियां भी विकसित हुई हैं। तथा आर्थिक और अन्य विषमताओं का भी विस्तार हो गया है। इस कारण लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए बाजारी शक्तियों और सामाजिक आवश्यकताओं के बीच संतुलन बनाने की आवश्यकता उत्पन्न हो गई है। ऐसी स्थिति में राज्य बाजार और समाज के बीच एक अंतःफलक के रूप में कार्य कर रहा है। ऐसे राज्य का उद्देश्य बाजार का इस रूप में नियमन करना है जिससे बाजारी शक्तियों का सकारात्मक प्रयोग कर आर्थिक समृद्धि की दर बढ़ाई जाए और संसाधनों का इस रूप में वितरण किया जाए ताकि सामाजिक आर्थिक स्तर पर सभी वर्गों और समुदायों का संसाधनों की मुख्य धारा में समावेशन हो सके। ऐसे राज्य को समर्थकारी इनेबलिंग राज्य कहा जाता है। इनेबलिंग स्टेट। दूसरे शब्दों में समर्थकारी राज्य
वह लोकतांत्रिक राज्य है। दूसरे शब्दों में, समर्थकारी राज्य वह लोकतांत्रिक राज्य है जो या जिसकी भूमिका नियंत्रक के बदले नियामक और प्रवर्तक की हो गई है। रेगुलेटर एंड प्रमोटर या फैसिलिटेटर, इंस्टेड ऑफ कंट्रोलर टू रेगुलेटर एंड फैसिलिटेटर। जिसकी भूमिका, समर्थकारी राज्य वह लोकतांत्रिक राज्य है जिसकी भूमिका नियंत्रक के बदले नियामक और प्रवर्तक की हो गई है, ताकि बाजार और समाज की आवश्यकताओं के बीच संतुलन बना रहे। बाजार और समाज की आवश्यकताओं के बीच संतुलन बना रहे। तो हमने इस टॉपिक को भी कवर कर लिया। लोकतांत्रिक शासन में बढ़ती प्रवृत्तियां। अब अगली कक्षा में हम लोग बात करेंगे भारत में लोकतंत्र और लोकतांत्रिक शासन की उपलब्धियां, चुनौतियां, मूल्यांकन जो करना होगा वह करेंगे। विकास और लोकतंत्र के बीच की डायकोटमी क्या है, अंतर विरोध है विकास और लोकतंत्र के बीच, वह भी चर्चा कर लेंगे। भारत में लोकतंत्र की चर्चा कर लेंगे और उसका मूल्यांकन कर लेंगे। इसके बाद जो 4-5 टॉपिक जो भी इससे पूछे गए हैं उनका मैं फॉर्मेट करा दूंगा आपको, और कुछ नए टॉपिक्स भी आइडेंटिफाई कर दूंगा, ताकि हम भविष्य में नए जो निबंध आ सकते हैं लोकतंत्र पर उसका भी उत्तर लिख सकें, अच्छा निबंध लिख सकें। और जो आ चुके हैं, अगर उस भावना से संबंधित कोई निबंध का टॉपिक आता है उस पर भी हम अपनी राय रख सकें, उस पर भी हम बेहतर से बेहतर निबंध लेखन कर सकें। तो अगली कक्षा में हम लोग इस पर बात करेंगे। राइट, थैंक यू, धन्यवाद।